In today's lecture, we will be going to cover other two topics, that is partially miscible liquids and solubility of gas in liquid. First is partially miscible liquid. In this, the liquid which dissolve in one another only to a limited extent are called partially miscible liquids, or you can also say when two components are partially miscible under normal condition is termed as partially miscible liquids. तो partially miscible liquids क्या होते हैं? वो liquids जो एक दूसरे के अंदर कुछ ही हद तक डिसॉल्व हो पाए, मीन्स कि वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं हो पाते हैं, तो उन लिक्विड्स को हम क्या कहेंगे? पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। अब सपोज कि यहाँ पे जैसे पिक्चर है, इसमें क्या है आपके पास? लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। द येलो पोर्शन जो है इट रिप्रेजेंट्स द लिक्विड ए एंड दिस रेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द लिक्विड बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड ए है इसमें कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड बी प्रेजेंट है, और ये जो लिक्विड बी है इसमें कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड ए प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्सटेंट कुछ ही पार्ट इनका क्या होगा? एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर अब हम इनको इंडिविजुअली देखें, यहाँ पे क्या है? दो सॉल्यूशंस है। एक सॉल्यूशन जो है उसमें क्या है? लिक्विड ए है जिसमें कुछ पार्ट लिक्विड बी है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है आपके पास इसमें लिक्विड बी है प्लस कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड ए है। तो आपके पास यहाँ पे दो सॉल्यूशंस है, और ये जो सॉल्यूशंस है इनको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। ठीक है। और इसमें अगेन ये भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन जो है ये होमोजीनियस solution form नहीं करते हैं। तो this kind of liquids are known as partially miscible liquids. Now, one of the examples that you can take for these partially miscible liquids is of phenol and water. तो इसमें आप देखोगे कि अगर आप फिनोल को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो फिनोल जो है वाटर के साथ मिसिबल नहीं होता, वो पार्शियली मिसिबल होता है वाटर के साथ। ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम अगर विजुअली इस चीज को देखें कैसे हम देख सकते हैं कि दीज आर पार्शियली मिसिबल। तो इसमें क्या आप देखोगे, अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को परफॉर्म करोगे यू विल फाइंड कि व्हेन यू विल मिक्स फिनोल विद वाटर देन देयर विल अपीयर अ टर्बिडिटी। दैट टर्बिडिटी शोज कि जो दो लिक्विड्स है वो आपस में कंप्लीट मिसिबल नहीं है, कंप्लीट मिसिबिलिटी नहीं है दोनों में। Then after, here's a point that the mutual solubility of partially miscible liquid is influenced by temperature. तो ये जो extent of solubility है एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड में, वो डिपेंड करती है या वो इन्फ्लुएंस हो सकती है किससे? टेम्परेचर से। मीन्स कि कई बार क्या होते हैं, कई ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे अगेन हम फिनोल और वाटर का अगर हम एग्जांपल ले तो फिनोल और वाटर जो है दैट आर पार्शियली मिसिबल। बट अगर आप क्या करो, जब आप फिनोल और वाटर को मिक्स करो एंड आफ्टर दैट व्हेन यू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर you will find out that at a particular temperature the turbidity that was present initially, अब क्या होगा? अब वो turbidity जो है वो खत्म हो जाएगी, और आपका जो solution होगा that will appear a clear solution. तो वो clarity जो आती है by increasing this temperature that shows कि ये phenol और water जो है उस particular temperature पे क्या है? miscible है। तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो मिसिबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आफ्टर दैट देयर इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट the temperature at which complete miscibility is reached as the temperature is raised or in some cases lowered, it is termed as critical solution temperature. तो इसमें क्या है कि एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां पे कि क्या होगा कि अगर आप लिक्विड ए और लिक्विड बी को किसी भी प्रोपोर्शन में अगर आप मिक्स करोगे वो क्या होंगे? वो आपस में मिसिबल ही होंगे। ठीक है। दैट मीन्स कि सपोज आपके पास अगर लिक्विड ए है एंड लिक्विड बी है, ठीक है, अगर आपका लिक्विड ए सपोज 70% है और लिक्विड बी आपका जो है दैट इज 30%, देन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वो दोनों ही क्या होंगे? आपस में मिसिबल होंगे। या अगर आपका कंपोजिशन जो है दैट इज लिक्विड ए जो है वो 50% है, लिक्विड बी जो है दैट इज 50%, तो अगेन एट दैट कंपोजिशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर
these two liquids will be miscible, ठीक है। मीन्स कि थ्रू आउट आप दो लिक्विड्स को किसी भी कंपोजिशन में अगर आप मिक्स करते हो, किसी भी प्रोपोर्शन में अगर आप लेते हो, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, वो दोनों लिक्विड्स जो पहले पार्शियली इमिसिबल थे अब वो क्या होंगे, मिसिबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि ये जरूरी नहीं है कि जो दो लिक्विड्स है जब आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ही उनकी मिसिबिलिटी इंक्रीज होगी। देयर आर सर्टेन केसेस और देयर आर सर्टेन लिक्विड्स जिसमें कि क्या होगा कि अगर दो लिक्विड्स आपस में पार्शियली इमिसिबल है और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो उस लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पे वो दोनों लिक्विड्स जो है वो आपस में मिसिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कि मिसिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आ रही है या फिर मिसिबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज करने पे आ रही है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगी, पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू होगी, either that will be high or that will be low। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड डिपेंडिंग ऑन कि टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर है तो उसको हम टेम्परेचर को क्या कहेंगे, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर जो टेम्परेचर है दैट इज लो, आपने टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद मिसिबिलिटी अटेन करी है, देन दैट लो टेम्परेचर इज नोन एज द लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। Now here is the graphical representation of these types of consolute temperature। तो सबसे पहले अगर हम बात करें upper consolute temperature की, तो in this you can see here that this one is the upper consolute temperature। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, this is for the फिनोल इन वाटर सोल्यूशन, ठीक है। अब फिनोल और वाटर सोल्यूशन में क्या है कि अगर आप इसको ग्राफिकली देखें, एक्स एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनोल इन वाटर एंड वाई एक्सिस शोज द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो कर्व है, अब यहाँ पे जो कर्व है, बिलो दिस कर्व इट शोज दैट these two liquids are immiscible, that is they are forming two phases, and above this curve it is showing miscibility, that is there is one phase, okay। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज here लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो परसेंटेज है फिनोल इन वाटर, सपोज फिनोल जो है दैट इज दिस लाइक 90% एंड वाटर जो है आपका दैट इज 10%, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा कि इस कंपोजिशन पे जो फिनोल और वाटर है वो क्या है, मिसिबल है आपस में, ठीक है। तो ये तो आपके एक टेम्परेचर मिल गया जहां पे आपने क्या देखा कि जो फिनोल और वाटर जो पहले टर्बिड थे अब वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। बट जब आप इसका कंपोजिशन चेंज करते हो, ठीक है, यहाँ पे सपोज पहले क्या था 90% एंड 10%। नाउ लेट अस सपोज अब आपने क्या किया, इस पॉइंट पे जो फिनोल है दैट इज 80% एंड वाटर जो है दैट इज 20%। तो अगर अगेन आप इस टेम्परेचर पे देखो तो ये कहाँ पे फॉल करेगा, किस रेंज में फॉल करेगा या किस रीजन में फॉल करेगा, इन द रीजन ऑफ इमिसिबिलिटी। मीन्स के इस कंपोजिशन पे क्या था, इस टेम्परेचर पे ये दोनों लिक्विड्स मिसिबल थे, बट जब आपने कंपोजिशन चेंज की तो उसी सेम टेम्परेचर पे क्या थे, ये अभी भी पार्शियली मिसिबल थे, मीन्स कि अभी भी इनमिसिबल थे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगी, अलग अलग रीडिंग्स पे। मीन्स अगर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म क्या करते हैं तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपोजिशन बनाएंगे। लाइक किसी एक जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें 90% लाइक फिनोल है, 10% वाटर है। देन जो सेकंड आपका सॉल्यूशन होगा उसमें 80% फिनोल होगा, 20% वाटर होगा। देन थर्ड जो होगा सॉल्यूशन उसमें आपका 70% फिनोल होगा, 30% वाटर है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कंपोजिशन को वेरी करोगे। तो वो वैल्यूज को आप एक्स एक्सिस पे लिखोगे और उसके बाद क्या करोगे कि हर एक सॉल्यूशन को क्या करोगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे और ये देखोगे कि कौन सा सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पे मिसिबिलिटी शो करेगा, ठीक है। तो जब आप ये इस तरह से परफॉर्म करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। अब इस ग्राफ में आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है टेम्परेचर पे कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि फिनोल और वाटर जो है वो आपस में मिसिबल है। मींस कि लेट अस सपोज यहाँ पे अगर हम लेते हैं
50% इज फिनोल एंड 50% इज वाटर। ठीक है, तो इस 50% फिनोल और 50% वाटर को जब आपने हीट किया अप टू दिस टेम्परेचर, आपने देखा कि जो सोल्यूशन पहले टर्बिड थे अब वो इस टेम्परेचर पे आके क्लियर हो गए। ठीक है, अब अगर आपने क्या किया, इस कंपोजिशन को चेंज किया, सपोज आपने क्या किया, फिनोल का जो है दैट इज 40% एंड वाटर जो है वो आपने लिया 60%। ठीक है, अगर आप अगेन इसी टेम्परेचर पे इसको हीट करो तो किस रीजन में आपके वैल्यू जाएगी, इस रीजन में। तो ये रीजन कौन सा है, मिसेबिलिटी रीजन। अगेन जब आप कंपोजिशन चेंज कर रहे हो, सपोज यहाँ पे आप फिनोल आपका लाइक 20% है एंड वाटर आपका 80% है, सेम अगर इसी टेम्परेचर पे आप इसको हीट करो तो इट विल फॉल इन मिसेबिलिटी रीजन। मीन्स कि हर एक कंपोजिशन जो है इस टेम्परेचर पे क्या है, मिसेबल है। तो दिस टेम्परेचर इज नोन एज द कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब ये जो टेम्परेचर आपके पास आया है दैट इज हायर देन अदर टेम्परेचर्स। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ और दिस अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर इज फाउंड इन केस ऑफ phenol in water. नेक्स्ट वन इज द लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लोअर कॉन्सोल्यूट में इसी तरह से अगर हम सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए दें तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है। हाँ, वन मोर थिंग, अगर जो हम यहाँ पे अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे थे फॉर फिनोल इन वाटर, तो इसमें ये देखा गया कि जो अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है फॉर दिस सोल्यूशन दैट इज 66.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर जो है it is the critical solution temperature for phenol in water system. Then next one जो है lower consolute temperature, तो इसमें ये देखा गया कि higher temperature पे पहले क्या थे, यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिए है दैट इज ट्राई इथाइल अमीन इन वाटर। तो ट्राई इथाइल अमीन इन वाटर जो है हायर टेम्परेचर पे क्या है, इमिसिबल है, पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हो तो उसमें आपने देखा कि इनकी मिसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। देन आपके पास अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे मिली है टेम्परेचर की, जिसपे आपने क्या देखा कि ट्राई इथाइल अमीन और वाटर को आप किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स करो तो थ्रू आउट हर एक कंपोजिशन में क्या होगा, ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिसिबल होंगे। तो दिस टेम्परेचर इज नोन एज द लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब क्योंकि ये टेम्परेचर जो है लो है वो कंपेयर टू द अदर टेम्परेचर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोवेस्ट है ये, तो इसलिए ये होगा लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ इसके बाद ये देखा गया कि सिर्फ हमें इसी तरह का ग्राफ नहीं मिलेगा, मींस कि लिक्विड सिर्फ इसी तरह के नहीं होगा कि सिर्फ अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, सिर्फ लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर वो होगा। इसमें क्या है कि कई ऐसे भी लिक्विड्स देखे गए हैं जिनमें कि बोथ टेम्परेचर्स है, मींस कि अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी है एंड लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी है। जैसे जिसमें एग्जांपल है दैट इज ऑफ निकोटीन इन वाटर। तो इस केस में ये देखा गया कि जो निकोटीन इन वाटर है वो भी क्या है, आपस में पार्शियली मिसिबल है, बट जब आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होगा, टेम्परेचर के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होगा कि निकोटीन और वाटर को अगर आप किसी भी कंपोजिशन में मिक्स करोगे तो उस टेम्परेचर पे क्या होंगे, ये दोनों लिक्विड्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिसिबल होंगे। तो जो इसका अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर देखा गया दैट वाज 208 डिग्री सेल्सियस। एंड उसके बाद ये देखा गया कि इन दोनों लिक्विड्स का अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो उसमें भी एक आपके पास एक लोअर टेम्परेचर की वैल्यू है जहां पे ये दोनों जो है आपस में मिसिबल होंगे, और वो जो लोवेस्ट टेम्परेचर की वैल्यू है दैट इज 60.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए कुछ ऐसे भी पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जिनमें कि दोनों ही कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर प्रेजेंट होते हैं, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर एज वेल एज लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड जो आपका यहाँ पे लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर आपने ट्राई इथाइल अमीन इन वाटर देखा था, इसमें जो वैल्यू देखी गई इसकी दैट वाज 18.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दिस शोज द कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर ग्राफ. Next is the solubility of gas in liquids.
The amount of gas dissolved in liquid which is in equilibrium with the pure gas above the solution determine solubility of gas in liquid. The solubility of gas में क्या है कि amount of gas that is dissolved in liquid or amount of gas that is present in the form of vapor above the liquid. तो जब ये दोनों equilibrium में होंगे, at that point you can determine the solubility of gas in liquid. After that, there are various pharmaceutical solutions which which contain gas in liquid. Like जिसका example है that is of effervescent preparations. For example, in this there are various these effervescent preparations containing like carbon dioxide, ammonia water, or this hydrogen chloride gas in water. तो ये सब कुछ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस है या सॉल्यूशंस है जिसमें कि क्या है गैस जो है वो डिसॉल्व करते हैं हम किसमें लिक्विड्स में. और अदर एग्जाम्पल जो है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में दैट इज ऑफ एरोसोल्स. लाइक जैसे डिओड्रेंट्स है, तो डिओड्रेंट्स में भी हम क्या करते हैं जैसे कुछ पार्ट लिक्विड होता है उसमें और उस लिक्विड में हम क्या करते हैं गैसेस को डिसॉल्व करते हैं और वो गैसेस हम किस लिए यूज करते हैं, उनका यूज होता है एज अ प्रोपेलेंट. तो जैसे इसमें एग्जाम्पल जो है दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्यूटेन. तो ये कुछ गैसेस है जो हम इन एरोसोल सिस्टम्स में यूज करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे इन गैसेस को डिसॉल्व करते हैं एक लिक्विड पार्ट में. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. After that is the factors that affect the solubility of gases in liquid. In this, first factor is pressure. तो इसमें प्रेशर में ये देखा गया कि जितना ज़्यादा गैसेस का प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा गैसेस की सॉलिबिलिटी होगी एक लिक्विड में. इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जो कार्बोनेटेड बीवरेजेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो गैसेस है वो एक्सेस अमाउंट में डिसॉल्व होती है. वो एक्सेस अमाउंट में क्यों होती है, ताकि उस लिक्विड के ऊपर जो है मैक्सिमम प्रेशर मेंटेन रहे, ताकि गैसेस जो है आपकी ज़्यादा सॉलिबलाइज हो जाए उस लिक्विड के अंदर. तो इसीलिए जैसे आप उन बेवरेजेस को उसके कंटेनर को जैसे आप ओपन करते हो तो ओपन करते ही वो जो प्रेशर है दैट रिलीज आउट, और जो है गैस पहले डिसॉल्व थी लिक्विड में अब वो क्या करेंगे वो एस्केप होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी. तो इसीलिए जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैसेस का उतनी ही ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी गैसेस की लिक्विड में. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द Henry's law and which gave this equation, that is C is equal to sigma into P. Here C represents the concentration of gas in liquid, P represents the pressure of the this gas, and sigma represents the Henry's law constant, or it is also known as solubility coefficient. तो here it shows कि जो concentration है gases की liquid में that is directly proportional to the pressure of the gas. After this second factor is temperature. तो temperature में ये देखा गया कि जितना ज़्यादा temperature होगा उतना ही जो solubility है gases की in liquid that will decrease. Temperature increase होगा, solubility gases की decrease होगी. क्योंकि जब आप किसी भी गैसियस सॉल्यूशन को आप हीट मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उससे क्या होगा, जो उसमें गैस प्रेजेंट है उनकी टेंडेंसी टू एक्सपेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट. तो जब वो एक्सपैंड होंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है दैट विल स्टार्ट टू एस्केप, जिससे कि उनकी सॉलिबिलिटी जो है दैट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इसीलिए अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें गैसलेस सॉल्यूशन प्रेजेंट है और अगर आपने उस कंटेनर को ओपन करना है देन इट इज रिकमेंडेड कि जो वो कंटेनर है you place it or you immerse it in a ice cold water, जिससे कि उसकी solubility जो है वो इफेक्ट ना हो. Next factor is electrolyte and non-electrolyte, and in this
it is seen that with the addition of electrolyte or non-electrolyte में जो एग्जाम्पल लेंगे that is of sodium chloride and non-electrolyte है its example is sugar। तो अगर आप किसी भी गैसियस सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो उससे क्या होगा, गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इनकी एफिनिटी ज़्यादा है विथ लिक्विड, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, ऑन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो जो है कंबाइन करेंगे लिक्विड के साथ ज़्यादा एज कंपेयर टू द गैस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्टिंग आउट। कि इसमें क्या हो रहा है, बाय द एडिशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट जो गैस है उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, वो सेपरेट आउट हो रहा है फ्रॉम द लिक्विड, दिस इज नोन एज द सॉल्टिंग आउट। नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज द केमिकल रिएक्शन, एंड इन दिस इट इज सीन दैट कि जो भी गैसेस ज़्यादा रिएक्टिव होंगी उनकी सॉलिबिलिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी विथ लिक्विड। जैसे इसमें एग्जाम्पल जो है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है दैट इज रिएक्टिव विथ वाटर, तो इसीलिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है वाटर में। एंड जो आपका हेनरीज लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, only for that gases which are slightly soluble in liquid and which are not reactive with the liquid। उस केस में आपका हेनरी लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। और अगर आपका गैस जो है रिएक्टिव है लिक्विड के साथ, in that case Henry's law is not applicable। So these are the factors that affect the solubility of gas in liquid।